हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। हम कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की तैयारी करते हैं। क्लास 3 आज आपकी रहेगी। यूनिट 10 हम कर रहे हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। इसकी हमने 2 क्लासेस कर ली हैं, ठीक है। आज हम 3rd क्लास करेंगे। इससे पहले हमने सेकंड पेपर जो आपका है कॉमर्स का 08 कोड, जिसमें हमने 5 यूनिट को कवर कर लिया है। यूनिट 1, 3, 4, 7 एंड 8 हम कर रहे हैं यूनिट 10, ठीक है। आज हम करेंगे क्लास 3। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है इसके पीडीएफ को ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। साथ में आपको एक आज नई इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके जो यूजीसी नेट पेपर 2 यूजीसी नेट है, उसका आपके लिए एग्ज़ाम निकल गया है। 16 अप्रैल को निकल गया है। आप उसको फिल कर सकते हो, सभी ने फिल कर देना जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी उसमें देख लीजिएगा, तो उसके हिसाब से आप उसको भर सकते हो। उसको भरिए, फिल करिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके फॉर्म जो है आपके आ गए हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 21 जून से 30 जून के बीच में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है सेकंड बुक ही पढ़नी है, आपको फर्स्ट बुक की तैयारी भी करते रहना है, क्योंकि दोनों बुक का कॉम्बिनेशन ही आपका जो है वो आपको जेआरएफ दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो देखिए, आज का आपका टॉपिक रहेगा एग्जम्प्टेड इनकम्स, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी इनकम जिसको आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब कि ऐसी इनकम जो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, उसको आप बोलते हो एग्जम्प्टेड इनकम। देखते हैं, इनकम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन, सेक्शन 10। देखिए, जब आप टैक्स पढ़ोगे, टैक्स में आपको सभी सेक्शन को याद रखना पड़ेगा, कौन से किस सेक्शन के अंदर कौन सी चीज़ जो है आपकी दी गई है, इन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास आता है एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1) के अंदर जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम आती है, वो आपकी फुली एग्जम्प्टेड होती है फ्रॉम टैक्स। इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता है, कोई भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है। इंक्लूड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रेंट, रेवेन्यू, प्रोड्यूस। कुछ भी आप रेंट लेते हो, रेवेन्यू जनरेट आपका होता है, प्रोड्यूस आप करते हो, लेकिन आप एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जब आप करते हो, तो ये सब आपका फुली एग्जम्प्टेड होता है। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, याद रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम आपके पास जो भी होगी वो एग्जम्प्टेड होगी, उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सेकंड वन आपके पास आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है सेक्शन 10(2)(a) के अंडर, अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई साझेदारी फर्म है, उसके बीच में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपका कोई शेयर है उसमें, अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को आप शेयर कर रहे हो, तो वो भी आपका फुली एग्जम्प्टेड होता है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाई अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज एग्जम्प्टेड, द फर्म पेज टैक्स ऑन इट। उसके ऊपर वो पर्सन जो है वो पे नहीं करता है टैक्स। टैक्स कौन पे करता है? आपकी फर्म पे करती है। कोई भी प्रॉफिट अगर होता है आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर, आपके जो पार्टनर्स होते हैं उनको, तो उनके ऊपर वो इंडिविजुअली टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो उसके ऊपर टैक्स पे करती है, तो ये भी एग्जम्प्टेड होता है। सर्टेन अलाउंसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं, भत्ते होते हैं जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं अंडर सेक्शन 10(7) के अंडर, वो भी आपके फुली एग्जम्प्टेड होते हैं। फॉरेन अलाउंसेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड अब्रॉड आर एग्जम्प्टेड। अगर कोई फॉरेन अलाउंसेस अगर आपको मिल रहे हैं, कोई इंडिया का पर्सन है जो बाहर जाकर आपका पोस्टेड हुआ है किसी कार्य को करने के लिए इंडिया की ओर से, तो वहाँ पर जो भी उसको फॉरेन अलाउंसेस मिलते हैं वो सभी एग्जम्प्टेड होते हैं, उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपका नहीं पे किया जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसको आप एलटीसी बोलते हो, सेक्शन 10(5) के अंडर। क्या है एलटीसी? अगर आप अपनी फैमिली, कोई एम्प्लॉय है अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता है या इंडिविजुअली कहीं घूमने जाता है, तो उसको जो है वो कंसेशन दिया जाता है ट्रैवल करने के लिए। एग्जम्प्ट फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड लिमिट्स। कुछ आपके इसके अंदर कंडीशन होती हैं, कुछ आपके इसके अंदर लिमिट्स होती हैं, उनको अगर ध्यान में रखा जाएगा तब आपके जो लीव ट्रैवल कंसेशन होते हैं उसके बीच में आपको एग्जम्पशन मिलती है।
ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी आपकी होती है जब भी आपकी एग्जम्प्टेड होती है ग्रेजुटी, कुछ सर्टेन केसेस के अंदर ग्रेजुटी होती है जब भी आपकी रिटायरमेंट होती है, तब आपको ये दी जाती है ग्रेजुटी। ठीक है। आपका कुछ अमाउंट होता है, सर्टेन अमाउंट, जिसमें आपका एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपको एंड में जाकर मिलता है, तो उसको आप ग्रेजुटी बोलते हो। तो ये होती है ग्रेजुटी जो एग्जम्प्टेड होती है, स्पेसिफिक लिमिट इसके अंदर होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होते हैं कोई, मान लीजिए कोई सरकारी एम्प्लॉय है, कार्मिक है सरकारी, तो उसकी जो ग्रेजुटी मिलेगी फुली एग्जम्प्टेड होगी, उसके ऊपर उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का अगर कोई एम्प्लॉय है तो सब्जेक्ट टू लिमिट बेस्ड ऑन वेदर कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट। जितना भी आपके ग्रेजुटी एक्ट, पोगा एक्ट आपके पास है 1972, जिसको आप बोलते हो पोगा एक्ट, वो ग्रेजुटी एक्ट है। ठीक है। ग्रेजुटी एक्ट के अंदर अगर आपका कुछ लिमिट्स दी गई हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर उनको आप फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपका एग्जम्प्टेड होगा। उसके बाद आता है कंप्यूटेड पेंशन अंडर सेक्शन 10(10)(a) के अंदर। कंप्यूटेड पेंशन होती है जब भी आप रिटायरमेंट आप हो जाते हो, उसके बाद आपको पेंशन मिलती है, तो उसके ऊपर पेंशन जब आपको मिलेगी वो किस तरह से आपकी एग्जम्प्टेड रहेगी। तो फुली एग्जम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अगर कोई आपका गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको अगर कोई पेंशन मिलती है तो उसके ऊपर उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, वो फुली एग्जम्प्टेड होती है, उसके ऊपर टैक्स आपकी गवर्नमेंट पे करती है। पार्शली एग्जम्प्ट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन कंडीशंस। जो आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे आपके कोई प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन के ऊपर उनको कुछ कंडीशन अगर वो अप्लाई करते हैं तो पार्शली एग्जम्प्टेड आपको वो हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। पार्शली आप उसको एग्जम्प्ट करवा सकते हो आंशिक रूप से। लीव इनकैशमेंट। अब फर्स्टली यू वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव इनकैशमेंट। तो सेक्शन 10(10)(a) के अंडर आपकी लीव इनकैशमेंट आती है। लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है जब भी कोई एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय अगर देखिए, जैसे हर एम्प्लॉय को हर महीने के अंदर हर एक साल के लिए छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है। हॉलीडेज उसको मिलते हैं कि आप छुट्टियां ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसी छुट्टियां मिलती है। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए वो एक महीने के लिए 2 छुट्टियां प्रोवाइड करती है एक एम्प्लॉय को। अगर वो एम्प्लॉय उन 2 छुट्टियों को नहीं लेता है तो क्या किया जाएगा, उन छुट्टियों के बदले में वो कैश ले सकता है, तो इसको बोलते हो लीव इनकैशमेंट, छुट्टियों को कैश करवाना। तो फुली एग्जम्प्टेड होती है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी छुट्टियों को कैश करवाता है तो अब उसको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पार्शली एग्जम्प्ट होती है फॉर अदर्स के लिए अप टू स्पेसिफिक लिमिट जो होती हैं इनकी अंडर सेक्शन, इन सेक्शन के अंदर जो भी इनकी लिमिट्स होगी उसके अंडर वो जो है वो भी पार्शली एग्जम्प्टेड आपकी हो सकती है। रिटायरमेंट कंपनसेशन। जब आप रिटायरमेंट लेते हो, कंपनी से रिटार्च करते हो, तो उसके लिए कंपनसेशन आपको मिलता है सेक्शन 10(10)(b) के अंडर। एग्जाम्प्ट अप टू स्पेसिफिक लिमिट एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो भी ये किसके अंडर आएगा, लेकिन ये आएगा एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। जैसा आपको बोला गया है रिटार्चमेंट एक्ट के लिए जो भी आपका एग्जम्पशन दी गई है, स्पेसिफिक लिमिट जो होती है, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप उसके इसमें एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। वॉलेंटरली रिटायरमेंट कंपनसेशन। अगर आप खुद से रिटायरमेंट लेते हो, वॉलेंटरली अगर कोई रिटायरमेंट लेता है एम्प्लॉय, तो अब उसको किस तरह से कंपनसेशन दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 10(10)(c) के अंडर एग्जाम्प्ट होती है अप टू ₹5 लाख अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ आपकी कंडीशंस होती हैं। अगर आपकी रिटायरमेंट कंपनसेशन आपका 5 लाख है तो 5 लाख तक उसको आप एग्जाम्प्ट कर सकते हो, अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अगर होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीजर। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी जब आपकी LIC होती है, ठीक है, अगर वो मैच्योर होती है तो उस टाइम पर आपको कुछ एग्जम्पशन मिलती है। सेक्शन 10(10)(d) के अंडर एग्जम्प्ट होती है सब्जेक्ट टू कंडीशन लाइक प्रीमियम बीइंग विद इन सर्टेन परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड। जो भी आपका अमाउंट जो है वो सम एश्योर्ड जितना भी होगा, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उसके ऊपर जितनी परसेंटेज इनकी रखी गई है उसको अगर आप फॉलो करते हो तो अब ये भी आपको इसमें कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर उनको आप फुलफिल करते हो तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट आपको कुछ मिल जाएगा इसमें एग्जाम्पशन। प्रोविडेंट फंड विड्रॉल्स। अगर जब आप अपने प्रोविडेंट फंड को विड्रॉल करते हो, फर्स्टली यू वांट टू नो कि होता क्या है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक ऐसी निधि होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मतलब कि एक ऐसी निधि होती है आपकी जिसके ऊपर आपका जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी को सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ एम्प्लॉयर इसमें कंट्रीब्यूट करता है, कुछ गवर्नमेंट इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है, और तीनों को मिलाकर जब एक व्यक्ति रिटायरमेंट होता है उसके बाद में उसको जो है ये प्रोविडेंट फंड जो है वो उसको प्रोवाइड करवाया जाता है, या बीच में भी उसको निकाल सकता है। तो ये होता है प्रोविडेंट फंड को विड्रॉल जब आप करवाओगे अंडर सेक्शन 10(11) के अंदर एंड सेक्शन 10(12) के अंदर। सर्टेन विड्रॉल फ्रॉम PPF
पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आर एग्जाम्ड अंडर कंडीशंस। कुछ कंडीशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका पीपीएफ और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपका आरपीएफ आपका जो है एग्जाम्प्ट होता है। स्कॉलरशिप्स अंडर सेक्शन 10(16) के अंडर जो आप स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप गारंटीड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नॉट फुली एग्जाम्प्टेड। ये इसकी कॉस्ट होती है आपकी एजुकेशन के लिए, कॉस्ट होती है ये आपकी, तो ये फुली एग्जाम्प्टेड नहीं होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस आपकी ऐसी होती हैं जहां पर ये आपकी फुली एग्जाम्प्टेड होती है क्योंकि ये कॉस्ट होती है आपके लिए। अवार्ड एंड रिवॉर्ड, जब आपको कोई भी अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स अगर आपको मिलता है, अगर आप अच्छा काम करते हो तो इसके अंडर आपको कुछ अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिलते हैं जो सेक्शन 10(17)(a) के अंडर आएगा। अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट और ऑर्डर रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज आर एग्जम्प्टेड। कोई भी इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट अगर आपको रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज बॉडी अगर आपको कोई अवार्ड एंड रिवॉर्ड पे करती है तो वह फुली एग्जम्प्टेड होते हैं। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अब माइनर चाइल्ड है अंडर सेक्शन 10(32) के अंडर ही आएगा। माइनर चाइल्ड है वो माइनर है, अभी 18+ वो नहीं हुआ है तो माइनर है, जो भी उसकी इनकम होगी वो एग्जम्प्ट होगी 1500 पर चाइल्ड के लिए, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए आप इसको जो है वो एग्जम्प्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ क्लबिंग विद पेरेंट्स इनकम, और आप इसको अपनी पेरेंट्स की इनकम के साथ भी क्लब कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको देखोगे। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सेक्शन 10(34), डिविडेंड अगर कोई इंडियन कंपनीज को मिलता है तो वो भी स्पेसिफिक केसेस में आपका जो है एग्जम्प्टेड होता है। आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2020 में नया आपका फाइनेंस एक्ट बना है। डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल बट सम एग्जम्पशन में स्टिल अप्लाई अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। वैसे तो आपका डिविडेंड जो होता है वो इनकम के अंडर आपका टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ कंडीशन आपकी ऐसी अप्लाई होती है जहाँ पर ये आपको स्पेसिफिक कंडीशन इसके ऊपर आपको मिलती हैं जहाँ से आपको एग्जम्प्टेड होता है। इनकम ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये पता होना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे होती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप इंडस्ट्रियल एरिया को भी बोल सकते हो, एक ऐसा एरिया जहाँ से सरकार को इनकम होती है, या एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल एरिया आपका वहाँ पर होता है, इकोनॉमिकली वो बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड एरिया होता है, तो उसमें भी आपको कुछ अंडर सेक्शन 10(a) के अंडर आपको कुछ एग्जम्पशन मिलती हैं। सेक्शन 10(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड टैक्स एग्जम्पशन टू न्यूली एस्टैब्लिश। लेकिन किसके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलेगी? अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आपका न्यूली एस्टैब्लिश है, कोई न्यूली एस्टैब्लिश यूनिट है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने शुरू की है, उसके ऊपर जब आपको कोई इनकम होगी तो वो आपकी फुली एग्जम्प्टेड होगी। लेकिन सिर्फ किसके लिए अप्लाई है? जो आपका न्यूली एस्टैब्लिश कोई यूनिट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर है, वहां पर, ठीक है। दिस सेक्शन अप्लाइज टू एलिजिबल एंटरप्रेन्योर सेटिंग अप न्यू यूनिट्स इन सेल्स एंड अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट। अगर वो कोई अर्निंग कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, अगर वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन न्यूली एस्टैब्लिश आपकी यूनिट है, उसी के ऊपर ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस पुराना है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, प्रॉफिट आपका कंटिन्यूसली हो रहा है, तो वो आपका फुली एग्जम्प्टेड नहीं होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी क्या है? द यूनिट मस्ट बी न्यूली एस्टैब्लिश। सेल्स के अंदर तभी आपको एग्जम्पशन मिल पाएगी जब आपकी जो यूनिट होती है वो फुली एग्जम्प्टेड होती, न्यूली एस्टैब्लिश होती है, नया कोई है, ना तो वो रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ना ही वो बिजनेस आपका पहले से एग्जिस्टिंग होना चाहिए। आपका बिल्कुल जो बिजनेस होगा वो न्यूली एस्टैब्लिश होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर जो है एग्जम्पशन प्राप्त कर सकते हो। इट मस्ट बिगिन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एंड सेल्स ऑन आर आफ्टर अप्रैल 1, 2006 के बाद ही अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसके ऊपर ही आपको ये सर्विस प्रोवाइड होगी। इट मस्ट एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज। ये क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का ये काम कर सकती है। इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। कोई पुरानी मशीनरी है, कोई पुराना प्लांट है, तो उसके ऊपर उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई भी आपकी न्यू एस्टैब्लिश यूनिट है उसी के ऊपर आप एग्जम्पशन ले सकते हो। कोई पुरानी ये है या अंडर रिकंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर भी आप जो है वो कंसेशन या एग्जम्पशन नहीं ले सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। कोई ऐसी इनकम है आपकी, ऐसी प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही है जो प्रॉपर्टी आपने रिलीजियस और चैरिटी में दे दी थी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 10 to 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपको याद रखना पड़ेगा सेक्शन किसके अंदर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस की लैंड आती है और
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आते हैं। तो सेक्शन 11 में क्या बोला गया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। तो सेक्शन 11(1)(a) में बोला गया है एग्जम्पशन ऑफ इनकम में कुछ आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, कुछ छूट आपको मिल जाएगी जिसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसी इनकम होगी जो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली और चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इज एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट इज अप्लाई टू सच पर्पस इन इंडिया। अगर कोई आपकी ऐसी इनकम है, ऐसी इनकम आपको हो रही है तो जो आपने प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंदर दी थी उस, ठीक है, ट्रस्ट में दी थी, जो आपकी चैरिटी आपने करी थी या आपने रिलीजियस पर्पस के लिए कोई दी थी, वो आपकी फुली एग्जम्प्टेड होगी। ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं करना पड़ेगा। अप टू 15% ऑफ इनकम कैन बी एक्यूमुलेटेड और सेट असाइड विदाउट एनी कंडीशन, या 15% इनकम को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो बिना किसी कंडीशन के। ठीक है, एक्यूमुलेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कुछ ऐसी आपकी प्रॉपर्टी होगी जिसको आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्यूमुलेट किया होगा। अंडर सेक्शन 11(2) के अंडर ट्रस्ट कैन एक्यूमुलेटेड मोर देन 15% ऑफ इनकम फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो इस तरह से ये है, द पर्पस इज क्लियरली डिफाइंड, आपका पर्पस जो है क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। द एक्यूमुलेशन इज नॉट मोर देन 5 ईयर्स, जो भी आपका एक्यूमुलेशन आप करोगे वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फॉर्म 10 इज फिल्ड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन द ड्यू डेट, जो भी आपकी ड्यू डेट होगी फॉर्म 10 को आपको उसके अंदर ड्यू डेट के अंदर भरना पड़ेगा। इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 11(1)(c), इनकम अप्लाइड आपकी होगी आउटसाइड इंडिया, नॉट एग्जम्प्टेड। बाहर से अगर कोई आपको इनकम हो रही है तो वो एग्जम्प्टेड नहीं होगी। वॉलेंटरली कॉन्ट्रीब्यूशंस, अगर वॉलेंटरली कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है कहीं पर आपकी प्रॉपर्टी का तो वो किस तरह से होगी, वॉलेंटरली डोनेशंस आर ट्रीटेड एज इनकम एंड एलिजिबिलिटी फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो ये आपकी वॉलेंटरली अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, डोनेट करते हो, तो एग्जम्पशन आपकी इसके लगेगी, कौन से सेक्शन के अंडर एग्जम्पशन लगेगी, सेक्शन 11। इफ अप्लाइड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस, अगर आपने अपने जो डोनेशन दिया है वो चैरिटी या रिलीजियस पर्पस के लिए दिया है तो अंडर सेक्शन 11 के अंडर आपको उसमें एग्जम्पशन मिलेगी। कॉर्पस डोनेशन, अगर खुद से कॉर्पस डोनेशन अगर आपने किया है तो आर फुली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11(1)(d), तो ये आपका फुली एग्जम्प्टेड होगा अगर आपने कोई कॉर्पस डोनेशन किया है। उसके बाद आपके पास आता है कंडीशन फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन। अब आप एग्जम्पशन को किस तरह से क्लेम कर सकते हो, द ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12(a)(b), जो भी आपका ट्रस्ट होगा वो ट्रस्ट आपका सेक्शन 12(a)(b) के अंडर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी ही आप एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेंटेन, एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। द रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फिल्ड विद इन द ड्यू डेट, जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे वो आपका विद इन ड्यू डेट के अंदर आपका फिल्ड होना चाहिए। द इनकम शुड बी अप्लाइड इन इंडिया अनलेस अप्रूव्ड फॉर ओवरसीज एप्लीकेशन, तो इनकम जो होती है वो अप्लाइड इंडिया के अंदर ही होगी, बाहर की अगर कोई इनकम होगी तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इस तरह से ये था। चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड, चैरिटी के लिए आप किस तरह की पर्पस के लिए किस तरह की इंक्लूड आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपकी चैरिटी के अंदर आ सकती है, किन किन चीज़ों को आप चैरिटी कर सकते हो सेक्शन 215 के अंदर। तो इसके अंदर आपके पास आएगा रिलीफ ऑफ द पुअर, अगर किसी पुअर को रिलीफ मिला है एजुकेशन के लिए अगर आपने चैरिटी दी है, योगा के लिए चैरिटी दी है, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ माउंटेन्स, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी। सो इस तरह से ये जितनी भी चीज़ें आपकी इसके अंदर आएंगी तो ये सब आपकी किस में आएंगी, चैरिटी के अंदर आप इसको रख सकते हो, डोनेशन के अंदर आप इसको रख सकते हो। ये सब चीज़ें हैं जो आपकी चैरिटेबल पर्पस के लिए आपकी इंक्लूड की जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और चीज़ें होंगी तो उसको आप चैरिटी नहीं बोलोगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड, अब आपके पास मैंने वेरियस बेसिकली 5 वेरियस हेड्स थे, अब उनकी हम कंप्यूटेशन देखेंगे कि किस तरह से इनको कंप्यूट किया जाता है, किस तरह से आप इनको कंप्यूटेशन कर सकते हो, इनका मैथमेटिकली किस तरह से कंप्यूट करते हैं इनको। तो देखते हैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अपना काम करने के बदले में जो भी सैलरी मिलती है, अब उस सैलरी को किस तरह से कंप्यूट आप करोगे, किस तरह से निकालोगे, कितनी टैक्सेबल रहेगी, कितनी टैक्सेबल नहीं रहेगी, कितने एग्जम्प्टेड रहेगी, तो वो सब निकालेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, फर्स्टली इनकम फ्रॉम सैलरी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम, सबसे पहले आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। टैक्सेबल इनकम आएगी आपकी सबसे पहले ग्रॉस सैलरी
टैक्सेबल इनकम निकालेंगे ना हम यहाँ पे पहले सैलरी के अंदर कि कितनी सैलरी के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले आएगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं? ग्रॉस सैलरी के अंदर आपको आता है बेसिक पे, जितना आपको मिला है, मान लीजिए 2 लाख आपकी इनकम है, 2 लाख आपका बेसिक पे हो गया, जितना भी आपको मिला 2 लाख बेसिक पे। डीए इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए आपको मिलता है, डीएनएस अलाउंसेस अगर आपको कोई मिलते हैं, अगर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर अगर ये इंक्लूड है तो डीए। बोनस और कमीशन अगर आपको कोई मिलता है, अलाउंसेस आपको मिलते हैं, टैक्सेबल पोर्शन ही उसका इसके अंदर आएगा क्योंकि हम टैक्सेबल चीज़ों को ही देख रहे हैं। जो भी अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन है उसको हम इसमें लेंगे। परक्यूजिट हम इसको लेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन, कार फैसिलिटी अगर कोई है परक्यूजिट के अंदर, पर्क्स के अंदर, तो ये सब चीज़ें हम लेंगे। तो ये सब आएगा आपका ग्रॉस सैलरी के अंदर। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस सैलरी में ये सब चीज़ें दी गई हैं तो इनको आप इंक्लूड करोगे ग्रॉस सैलरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है डिडक्शन। अब ग्रॉस सैलरी में से आप डिडक्शन कर दोगे अंडर सेक्शन 16। क्या डिडक्शन करोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो इसमें से जो भी आपकी सैलरी या डीए होगा या आपकी प्रिक्विजिट होगा, कुछ भी होगा, उसमें से आप सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दी गई है। 2 लाख में से 50 लाख अगर आपने लेस कर दिए, इस तरह से है ये, तो 50 लाख आप इंटरटेनमेंट अलाउंसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कोई भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलते हैं तो वो भी इसमें से लेस कर दिए जाएंगे, और प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई मिलता है उसको भी इसमें से टैक्स कर दिया जाएगा। इन दोनों मतलब ग्रॉस सैलरी में से आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंदर जो ये आए इनको आपने लेस कर दिया, तब आपके पास निकल के आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी और टैक्सेबल इनकम, कोई भी जितनी भी आपको टैक्स पे करना है जिस इनकम के ऊपर। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी इनकम जो आपको घर की वजह से, या आपने अपनी लैंड को, अपने हाउस को जो है हाउस प्रॉपर्टी आपने उसको बनाया था, उसको आपने रेंट के ऊपर दिया था या किसी बिजनेस के लिए दिया था, तो उससे आपको कोई इनकम हो रही है। तो टैक्सेबल इनकम को आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू, NAV, जिसको आप बोलते हो NAV, नेट एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। किस तरह से निकालोगे? नेट एनुअल वैल्यू को, नेट एनुअल वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे? इस तरह से निकालोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को लेस कर दोगे म्युनिसिपल टैक्सेस से जो आपने पेड किए हैं, इस तरह से आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से आप कुछ डिडक्शन को लेस कर दोगे जो अंडर सेक्शन 24 के अंडर आपकी आएंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। NAV क्या है? आपका नेट एनुअल वैल्यू, जितनी भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू होगी उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। प्रीवियस में आपने 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन देखा, लेकिन यहाँ पर जो आपका हाउस प्रॉपर्टी होती है उसमें आपका NAV का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंडर आएगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक सेल्फ ऑक्युपाइड अगर आपका हाउस है तो यहाँ पर आप इसको जो है इंक्लूड करोगे। फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए NAV 0 रहेगा। इंटरेस्ट डिडक्शन आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट में से डिडक्शन आप ले सकते हो। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। टैक्सेबल इनकम को आप किस तरह से निकालोगे? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपका इन एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंसेस आएंगे, लेस कर दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंसेस को। तो चलिए ये है। उसके बाद आपके पास आएगा कैपिटल गेन। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप इसको समझ लो, तो मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी इसको करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। कैपिटल गेन्स क्या है? टैक्सेबल कैपिटल गेन किस तरह से निकलेगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर। तो इसके कुछ टाइप्स भी हैं आपके पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म है तो थोड़े टाइम के लिए होगी, लॉन्ग टर्म है तो लंबे टाइम के लिए होगी। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी आपके पास सोर्सेज आपने पढ़े, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या और भी 2 दिन आपने जो भी पढ़े, उसके अतिरिक्त अगर कहीं और सोर्सेज से अगर आपको इनकम होती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा इंटरेस्ट, डिविडेंड विद इन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, गिफ्ट अगर आपके पास कोई है, रेंटल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, तो ये सब इंक्लूड किया जाएगा। इसको किस तरह से निकालेंगे? ग्रॉस रिसिप्ट, अगर आपको कुछ ग्रॉस रिसिप्ट हुई है, सकल रिसिप्ट हुई है, तो उसमें से डिडक्ट कर दोगे आप लाइक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कलेक्शन चार्जेस। टोटल टैक्सेबल इनकम किस तरह से निकालोगे? इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, टोटल आ रही है आप, इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, ऑल हेड से जो भी आपको कोई इनकम होगी, लॉसेज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज अगर कोई होंगे, लेस कर दिया जाएगा एग्जाम्पशन को, और आपके ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगा, GTI जिसको आप बोलते हो। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C एंड 280U। अभी हम 80C एंड 80U की डिडक्शंस भी पढ़ेंगे, ये आपकी डिडक्शंस हैं। उसके बाद आता है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। अलाउंसेस होते हैं आपके भत्ते
इसको आपको ध्यान से देख लीजिएगा। दीज आर 100% टैक्सेबल एंड एडिड ऑन सैलरी इनकम। ये जो होते हैं 100% आपके टैक्सेबल होते हैं अलाउंसेस, और आपकी सैलरी के अंदर, सैलरी इनकम के अंदर ऐड किए जाते हैं। ये आप टैक्सेबल वाले पढ़ रहे हो, अभी आपको नॉन टैक्सेबल भी पढ़ने पड़ेंगे। ये आपके पास है टैक्सेबल। तो अलाउंसेस जो होते हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डीएनएस अलाउंसेस, जो भी आपको डीए मिलेगा वो फुली टैक्सेबल होगा। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस मिलेंगे, वो भी फुली टैक्सेबल होंगे। ओवर टाइम अलाउंसेस मिलेंगे, फुली टैक्सेबल होंगे। ओवर टाइम अगर आप करते हो उसकी वजह से आपको कोई अलाउंस मिलेंगे तो उनके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लंच, टिफिन, मील अलाउंसेस अगर आपके पास कोई है तो वो भी फुली टैक्सेबल आपके रहेंगे। कैश अलाउंसेस अगर आपके पास है वो भी फुली एग्जम्प्टेड टैक्सेबल रहेंगे। प्रोजेक्ट अलाउंसेस है, फुली टैक्सेबल है। फैमिली अलाउंसेस है, फुली टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंसेस, अगर आपका एम्प्लॉय को सर्वेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसको सर्वेंट के लिए भी टैक्स पे करना पड़ेगा। वार्डन, ठीक है, अगर वार्डनर है। प्रोक्टोर अलाउंसेस अगर आपको कोई मिलते हैं वो भी फुली टैक्सेबल रहेंगे। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस अगर आपको कोई मिलते हैं तो वो भी फुली टैक्सेबल आपके रहेंगे। अब ऐसे कौन से अलाउंसेस है जो होते हैं जो फुली एग्जम्प्टेड रहेंगे, जो 100% एग्जम्प्टेड रहेंगे, इसके ऊपर आपको किसी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एग्जम्पशन आपके आते हैं। अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब्रॉड में कोई काम करता है, सेक्शन 10(7) के अंडर इसको आप फुली एग्जम्प्टेड बोलोगे। अलाउंसेस टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई अलाउंसेस आपके हाई कोर्ट के जज को एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को मिल रहे हैं तो वो भी फुली एग्जम्प्टेड होंगे अंडर सेक्शन 10(17) के अंडर। यूएन एम्प्लॉइज अलाउंसेस 10(6)(2) के अंडर ये भी आपका जो है एग्जम्प्टेड रहेंगे। पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, ऐसे कौन से अलाउंसेस है जो आपके पार्शियली एग्जम्प्टेड होते हैं, जिसको आपको आंशिक रूप से पे करना पड़ेगा, आंशिक रूप से वो टैक्सेबल होते हैं। दीज आर एग्जम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी हैं? अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, किस तरह से आप परफॉर्मेंस करते हो उस परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपकी ये जो होते हैं 10(14)(1) के अंडर आते हैं। तो इसके अंदर आपके पास आता है ट्रैवल अलाउंस, अलाउंसेज एंड पर्पस। ट्रैवल अलाउंसेज होते हैं ट्रैवल करने के लिए आपको दिए जाएंगे। डेली अलाउंसेज होते हैं जो भी आप डेली के एक्सपेंसेस करते हैं, कोई टूर आप करते हो तो उसके लिए आपको दिए जाएंगे। कन्वेंस अलाउंसेज, इफ नो फी कन्वे प्रोवाइडेड, अगर आपको कोई कन्वेंस सुविधा कोई अगर आपको प्रोवाइडेड नहीं की जा रही है तो उसके लिए आपको उसको लिए दिए जाएंगे। हेल्पर अलाउंसेस फॉर इंगेजिंग एन असिस्टेंट, अगर कोई असिस्टेंट या हेल्पर कोई आपको दिया गया है तो उसको आप बोलते हो हेल्पर अलाउंसेस। एकेडमिक अलाउंसेस फॉर रिसर्च, एकेडमिक पर्पस के लिए अगर कोई अलाउंसेस दिए गए हैं तो उसको आप एकेडमिक अलाउंसेस बोलते हो। यूनिफॉर्म अलाउंसेस टू मेंटेन, यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आता है परक्यूजिट। अब फर्स्टली यू वांट टू नो कि परक्यूजिट होता क्या है। अंडर सेक्शन 17(2) के अंडर आपके परक्यूजिट आते हैं। परक्यूजिट आर बेनिफिट और एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन एडिशनल टू सैलरी और वेजेस, जो भी एम्प्लॉय को कोई सैलरी मिलती है, कोई वेजेस उसको मिलते हैं, तो उन्हीं सैलरी और वेजेस के अंदर एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मिलाता है उसकी सैलरी और वेजेस के अतिरिक्त, या उसमें ही एडिशन करके देता है, तो वो आपके परक्यूजिट कहलाते हैं। दे आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल लिया जाता है परक्यूजिट को। अब टाइप्स ऑफ परक्यूजिट किस तरह के होते हैं? टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल होते हैं कुछ इंप्लॉइज के लिए जिनको फुली टैक्सेबल होते हैं परक्यूजिट आपके, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन फुली टैक्सेबल होता है। अगर आपको कोई ऐसा मकान दिया जा रहा है जिसके ऊपर आपको रेंट फ्री है, जहां पर आपको कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता, तो वो फुली टैक्सेबल होगा। कंसेशन इन रेंट फॉर अकोमोडेशन, वो भी टैक्सेबल होगा। यूज फॉर एम्प्लॉयर कार फॉर पर्सनल यूज, अगर आप एम्प्लॉयर की कार को पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, पर्सनली यूज कर रहे हो, तो वो भी आपकी कैसी होगी? टैक्सेबल होगी। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय इनकम टैक्स, अगर एम्प्लॉय क्या करता है, इनकम टैक्स को पे कर रहा है एम्प्लॉयर के, तो वो भी फुली टैक्सेबल होगा। परक्यूजिट एंड टैक्सेबिलिटी को देखते हैं। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, अगर आपको स्वेपर दिया गया है, कुक दिया गया है, घरेलू कोई सर्वेंट नौकर दिया गया है, तो वो भी फुली टैक्सेबल होगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रोवाइडेड फी, ये भी टैक्सेबल होगा। क्लब मेंबरशिप फीस है टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स है टैक्सेबल इज अब 20,000 तक, अगर इसके ऊपर अगर आपको कोई टैक्स है तो वो 20,000 तक का कोई अमाउंट है तो वो टैक्सेबल होगा। क्रेडिट एंड एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, अगर कोई क्रेडिट कार्ड लिया जा रहा है तो वो भी एम्प्लॉयर के द्वारा कोई क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जा रही है, वो भी टैक्सेबल होगी अगर पर्सनल नेचर के लिए दी जा रही है। टैक्स फ्री परक्यूजिट,
तो ऐसे परक्यूजिट जो सभी के लिए एग्जम्प्टेड होते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है वो सभी के लिए एक जैसी होती है, सभी के लिए फुली एग्जम्प्टेड होती है, उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, जब ऑफिस आवर के बीच में कोई मीटिंग चली है, ऑफिस आवर के बीच में अगर आपको कोई रिफ्रेशमेंट मिलती है तो वो भी फुली एग्जम्प्टेड होगी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अप टू 12%, अगर एम्प्लॉयर जो है आपके आरपीएफ के अंदर 12% तक कंट्रीब्यूशन करता है तो वो भी एक लिमिट तक एग्जम्प्टेड आपके पास होगा। लैपटॉप कंप्यूटर प्रोवाइड फॉर ऑफिशियल यूज, ऑफिशियल यूज के लिए अगर एम्प्लॉय को कोई कंप्यूटर और कोई लैपटॉप यूज करने के लिए दिया जा रहा है तो वो भी फुली एग्जम्प्टेड होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय का कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को पेड किया जा रहा है वो भी फुली एग्जम्प्टेड होगा। टेलीफोन मोबाइल प्रोवाइडर, अगर काम करने के लिए अगर एम्प्लॉय को मोबाइल और टेलीफोन की फैसिलिटी दी जा रही है तो वो भी फुली एग्जम्प्टेड आपका होगा। टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज, अब कुछ आपकी ऐसी इनकम्स आती हैं, कुछ ऐसे परक्यूजिट आपके आते हैं जो आपके टैक्सेबल होते हैं कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ आर डायरेक्टर आपके हो गए, डायरेक्टर के लिए वो स्पेसिफिकली आपके कैसे होते हैं, टैक्सेबल होते हैं डायरेक्टर के लिए। दोज विद सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है जिनका, दोज हुज सैलरी ग्रेटर देन 50,000। सो ये है वैल्यूएशन, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3) के अंडर। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कंपनसेशन, कोई भी ऐसी पेमेंट, कोई भी ऐसा बेनिफिट जो रिसीव होता है एम्प्लॉय को फ्रॉम द एम्प्लॉयर से, कोई भी अगर वो एम्प्लॉयमेंट करता है, काम करता है या टर्मिनेट होता है कहीं पर, तो उसके सैलरी के अतिरिक्त जब कोई भी उसको लाभ दिया जाएगा, सैलरी के बदले में कोई लाभ एम्प्लॉय को मिलता है उसके काम करने के लिए या उसको टर्मिनेट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए जो भी उसको कुछ मिलता है सैलरी के अतिरिक्त, उसको आप बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, अदर देन रेगुलर सैलरी के अतिरिक्त जब उसको कोई भी मिलेगा तो उसको आप बोलते हैं, इसको भी आप टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम हेड ऑफ सैलरी, कंपनसेशन टर्मिनेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये टैक्सेबल होगा। पेमेंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल होगा। अमाउंट रिसीव बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर रेजिग्नेशन, अगर आप बिफोर ज्वाइनिंग करने से पहले एंड रेजिग्नेशन करने के बाद कोई अमाउंट रिसीव होता है तो वो भी टैक्सेबल होगा। ग्रेजुटी आपकी टैक्सेबल होगी। उसके बाद आता है ग्रेजुटी, सेक्शन 10(10) के अंदर एग्जम्पशन देखते हैं इसकी कब है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जम्प्टेड होती है ग्रेजुटी। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए कुछ आपके लिए कुछ कंडीशंस हैं। 20 लाख अगर आपकी इनकम है, एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव कितनी आपको हुई है, 15 डेज सैलरी, इसको डिवाइड किया जाएगा ईयर ऑफ सर्विस से, कितने साल के लिए आप सर्विस कर रहे हो। प्राइवेट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड, इसमें नहीं किए जाएंगे, सरकारी ही इसमें आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आता है आपके पास कंप्यूटेड पेंशन। तो कंप्यूटेड पेंशन मीन अ लमसम अमाउंट रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग अ पोर्शन ऑफ फुल अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन को जब आप कन्वर्ट करते हो कैश के अंदर या उस पोर्शन को आप अमाउंट को रिसीव करते हो तो वो आपकी पेंशन आपको रिटायरमेंट होने के बाद ही मिलती है। वो आपका ही अमाउंट होता है, कुछ एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वही आपको मिलता है, कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है। इसको भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ही जो है टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं लीव इनकैशमेंट, जो मैंने आपको पढ़ा दिया इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि लीव इनकैशमेंट क्या होता है। लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी इनकम जो आपकी छुट्टी अगर आपने कोई नहीं ली है, कोई लीव नहीं ली है तो उसको आप इनकैश करवा सकते हो। सो ये ही इसके अंदर आता है। ये सब आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं। हाँ, प्रोविडेंट फंड, ये देख लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। अ प्रोविडेंट फंड इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम वेयर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। जब भी कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट करता है, काम करता है, उस काम करने के समय में जो भी रिटायरमेंट के बाद आपको बेनिफिट मिलते हैं, तो जब व्यक्ति काम कर रहा होता है उस समय पर एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयर करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन करता है और बाद में जब वो रिटायरमेंट होता है उस समय पर आपको पेंशन दी जाती है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड ईच विद डिफरेंट टैक्स इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले आपके पास आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ आप जिसको बोलते हो, किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? स्टैट्यूटरी है, वैधानिक है ये प्रावधान आपका। तो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आपका ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है,
उसके बाद आपके पास आता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय इज एस्टैब्लिश रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसको रिकॉग्नाइज, ये किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गया, गवर्नमेंट के लिए आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पीएफ आर नॉट अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपके प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर के द्वारा इंप्रूव नहीं किया जाता है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है जिसको आप बोलते हो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नो एटीसी डिडक्शन इसमें नहीं मिलती हैं। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई भी टैक्स आपका कॉन्ट्रीब्यूशन के दौरान नहीं होता है। उसके बाद आपके पास आता है पीपीएफ, कोई भी एनी इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, जो अपना अकाउंट जो है बैंक में जाकर खोल सकता है, उसको आप पीपीएफ बोलते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20 सेक्शन 227 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इफ द एसएससी ओन्स अ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। अगर कोई घर रेंट के ऊपर दिया है, हाउसिंग है, शॉप है, गोडाउन है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास आती हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ से अब कुछ भी इंपॉर्टेंट आपके पास नहीं है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपके पास नहीं आता। जो भी आज की क्लास है, आज की क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्शन, आपको सेक्शन याद रखने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में जो आपको मैंने पढ़ाया वो आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स होती हैं जहाँ से आपको इनकम में आपको एग्जाम्शंस मिलती हैं। जैसे आपको इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी है उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल करते हैं बाकी का। थैंक यू।